जी शेषराज भाई। जी थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैं शराब के घूंट से दूर हूँ। एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार दिव्य जीवन ऑनलाइन मीटिंग का, जो उन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो विषय है दोस्तों आज का, कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण, इस विषय पे जो भी मेरे अनुभव है मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, लगभग मेरा 15 साल का शराबी जीवन रहा है और एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक की जिंदगी जीकर मैं ये में आया था। मैंने बिल्कुल पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद जिंदगी का ऐसा एक भी फ्रंट मेरा बचा नहीं था कि जिसे मैं कह सकता था कि ये ठीक था। चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, लगभग हर फ्रंट पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करके मैं आया था दोस्तों। आखिरी के हाल तो ऐसे थे कि रोज मरना रोज जीना, क्योंकि शराब के विड्रॉल्स ऐसे थे, सुबह उठते बराबर हाथ पांव कांपते थे, दिल धड़कता था और ऐसा लगता था कि जान निकल जाएगी। 2003 में एक बार मैं मरते मरते बच चुका था। बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची थी। 11 महीने मैं बीमार रहा, मगर 11 महीने के बाद में मेरी जिंदगी में और फिर दोबारा शराब आ गई थी। यही सोच के गया था कि वही पहले जैसी नहीं पिएंगे, कंट्रोल में पिएंगे। लेकिन मैं एक ऐसा शराबी हूँ कि जो सीमित मात्रा में शराब नहीं पी सकता, ये उस वक्त नहीं मालूम था दोस्तों। और फिर वो मरते मरते बचने के बाद में भी 11 महीने के बाद में फिर दोबारा जो शराब जिंदगी में आई, वो और ज्यादा तबाही लेके आई। मेरे हालात और ज्यादा खराब हुए और लोगों ने भी मेरा बहिष्कार कर दिया। आखिरी दिनों में मैं बिल्कुल अकेला गिर गया था। तो ऐसी परिस्थितियां थी, घर में शराबीपन देख चुका था। मेरे पिताजी भी शराबी थे और एक शराबी कैसे बर्बाद होता है, उसके परिवार को क्या कुछ सहन करना पड़ता है, ये सब दोस्तों मैं खुद उसका भुक्तभोगी था। बचपन से ही मैंने वो सारी चीजें अनुभव की थी, मगर उसके बावजूद मेरी जिंदगी में शराब आई। मैं शराब का शौक पालने, शराब पीने के बिल्कुल स्थिति में नहीं था। मजे की खातिर जिंदगी में शराब आई थी और शुरू में कोई पिला रहा है तो पी रहा हूँ, इसी तरीके से मेरी शुरुआत हुई थी। मगर धीरे धीरे कैसे मैं इस शराब का आदी बन गया, कैसे शराब मेरी करज बन गई, मुझे पता भी नहीं चला। और फिर वो समझाइश का दौर शुरू हो गया। धीरे धीरे जैसी जैसी मेरी शराब बढ़ी, लोगों को नजर आने लगी, तो लोग मुझे समझाने लगे। साथ में रहने वाले दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, माँ बाप, मगर मैं किसी की भी सुनने की स्थिति में नहीं था। ए में आने के बाद में पता चलता है कि मैं एक इगोइस्ट पर्सनालिटी का इंसान हूँ। कूट कूट के मेरे अंदर में घमंड भरा रहता है और ये जो घमंड है यही मुझे वो फीलिंग देता है कि आई एम डिफरेंट, मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, मैं बाकी के लोगों के जैसा नहीं हूँ। और मैं भी महसूस करता हूँ दोस्तों कि यही जो फीलिंग थी आई एम डिफरेंट वाली, उसी ने मुझे बर्बादी के रास्ते पे ले गया। क्योंकि जब लोग बोलते थे, समझाते थे कि तेरे घर में
बर्बादी तू पहले ही देख चुका है। तू पढ़ा लिखा लड़का है, एक्टिव है। तो मैं यही कहता था कि मेरा बाकी के लोगों के जैसा नहीं है। मैं उधार नहीं पीता, मैं गिरता पड़ता नहीं, मैं गाली गलौज नहीं करता। मेरे शराब पीने की वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं। और एक नया घमंड कहीं तो भी बढ़ रहा था कि देखो मैं इतनी पी रहा हूँ, मगर मैं हिलता भी नहीं। और बाकी के लोग देखो कि वो थोड़ो सी पीते हैं और कितना तमाशा करते हैं। तो ये जो डिजीज ऑफ डिनायल है, जो ए में आने के बाद ही पता चलता है कि एक मेरे जैसा शराबी न मानने वाली आदत का शिकार होता है। वो स्वीकार ही नहीं करता कि पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, बर्बादी शुरू हो चुकी है। मैं शराब को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मगर मानने के लिए तैयार नहीं रहता। तो इन सारी चीजों के पीछे जो मेरा ईगो है, इगोइस्टिक जो नेचर है, वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो मुझे स्वीकार ही नहीं करने देता मेरी परिस्थितियों को। और ये चीज वहां तक जाती है कि मेरे जैसा शराबी बिल्कुल कब्र में जाने की तैयारी होती है उसकी, मगर वो मानने को तैयार नहीं था। तो इसी प्रकार की परिस्थितियों में मैं आखिरी में था। लगभग सारे प्रयास जो थे वो फेल हो चुके थे। ना मेरा विल पावर काम में आया। वो कभी कभी कंडीशनल सरेंडर के तहत कुछ दिन शराब रुक जाती थी, जैसे कि बहुत ज्यादा शराब हो गई और बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा हूँ, तो मजबूरी में फिर ड्राई रहना पड़ता था। बीमार गिर गया हूँ या फिर कहीं पैसों का जुगाड़ ही नहीं हुआ, तो ऐसी कुछ कंडीशंस जब क्रिएट होती थी तभी मैं शराब से दूर होता था। मगर जैसी ही परिस्थितियां नॉर्मल होती थी, फिर वही पागल विचार मन में आता था कि अभी बहुत दिन हो गए पिए नहीं, पहले जैसी नहीं पिएंगे, थोड़ी सी लेंगे। और जब मैं वो थोड़ी सी लेने जाता था तो फिर वापस मेरे हाल जैसे के वैसे। तो यही चलते रहा। आसपास के डॉक्टर्स हो गए, एक सरकारी हॉस्पिटल का साइकेट्रिक हो गया। उस साइकेट्रिक ने तो मुझे जब दूसरी तीसरी बार मैं पीकर ही गया तो बिल्कुल भगा ही दिया था। बाद में ए में आने के बाद में वो ए के प्रोग्राम में मिले एक बार, और मुझे भी उस प्रोग्राम में शेयरिंग करने का मौका मिला। तो मैंने उनके सामने में बताया कि आपने मुझे भगा दिया था, मगर अब मैं ए में आके शराब से दूर हूँ। वो ए के अच्छे मित्र भी है, वो डॉक्टर। तो इस तरीके से मेरे आखिर के दिन चल रहे थे। और जब मैंने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी दोस्तों, भगवान की कृपा से अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला मेरे ही एक अल्कोहलिक दोस्त की वजह से। उनका हाथ पकड़कर मैं 2007 अगस्त में ए की मीटिंग मैंने ज्वाइन की। अगले महीने मुझे 18 साल हो जाएंगे। और कैसे देखते देखते 18 साल पूरे हुए पता भी नहीं चला। मगर मुझे अभी भी लगता है कि मैं बस कल परसों ही आया हूँ। 18 साल का ये जो लंबा समय था, वो कुछ लगता ही नहीं ऐसा। और उसके पीछे का कारण एक ही है कि मैं निरंतर एक ही मीटिंग, एक ही फेलोशिप, एक ही सर्विस, इसमें जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपना समय इस फेलोशिप को, इस मीटिंग को, एक ही सेवा को जरूर देता हूँ। और इसीलिए दोस्तों आज भी मुझे वो पहले दिन याद है। और अभी भी लगता है कि बस कुछ दिन पहले ही मैं आया हूँ। जो मेरे जैसे एक खतरनाक अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी में फंसे हुए इंसान के लिए बहुत जरूरी चीज होती है दोस्तों। तो ये में आने के बाद में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हमारी विलिंगनेस है, अगर मेरी मन की तैयारी है, मैं ओपन माइंड हूँ, यानी मेरा मन खुला है और मैं ईमानदार हूँ, तो ये प्रोग्राम मेरे लिए काम करता है।
मेरे साथ में भी वही हुआ। मैं भी बिल्कुल आखिर के दिनों में चाहता ही था कि मेरी शराब बंद हो जाए, और इसका फायदा मुझे हुआ। यहाँ आने के बाद में मेरी शराब बंद हो गई। मगर एक सोच लेकर जो मैं आया था कि शराब बंद कर दूंगा तो सब बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मेरे जो वेल विशर थे, लोग थे जो समझाते थे, वो भी मुझे यही कहते थे बार बार कि तू बहुत बढ़िया लड़का है, तेरा सब अच्छा है, तू शराब अगर बंद कर देगा तो तेरा सब बढ़िया हो जाएगा। तो मुझे भी कहीं कभी लगता था कि अगर दारू ही अपना प्रॉब्लम है और दारू बंद हो जाएगी तो सब बढ़िया हो जाएगा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद में सोब्राइटी के रास्ते पर मैं आगे बढ़ रहा था। बहुत जल्दी सेवा में आने का मौका मिला। शुरू से ही फुल टाइमर मुझे 12 स्टेपिंग कैरिंग द मैसेज इसमें ले जाते थे। और 6 महीने में ही मैंने एक होम ग्रुप ज्वाइन किया था, फिजिकल मीटिंग। तो वहाँ चेयरमैन बनने का मुझे मौका मिला, और इस तरीके से एक ही सर्विस में भी मैं आ गया। और जिसका फायदा ये हुआ कि कैसे मेरा पहला साल कंप्लीट हुआ पता भी नहीं चला। सर्विस कीप मी सोबर। एक ही जो सेवा है वो मुझे सोबर रहने में मदद करती है। मेरा इन्वॉल्वमेंट अगर मैं बढ़ाता हूँ ये में, तो मेरे जो पर्सनल प्रॉब्लम्स रहते हैं वो मुझे ज्यादा परेशान नहीं करते। तो जब मैं ए में आया था तो मेरी शादी नहीं हुई थी। ए में आने के बाद मेरी शादी हुई 2 साल के बाद। मेरा काम धंधा पूरा खराब हो चुका था, कर्जे थे, लोगों ने बॉयकॉट करके रखा था, शरीर 35-40 किलो का था। तो ऐसी तमाम परेशानियों में भी मुझे शराब का विचार नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने अपने आप को ए में झोंक दिया था। मैं ए की सर्विस में आ गया था। तो मुझे इन सारी चीजों की वजह से मुझे सोब्राइटी मिल रही थी, शराब की दूरी मिल रही थी। मगर धीरे 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 जैसे जैसे ये सोब्राइटी बढ़ रही थी, पहला बर्थडे हो गया, दूसरा बर्थडे हो गया, तीसरा बर्थडे हो रहा है, तो शराब की दूरी तो बढ़ रही है। लेकिन जो सोच लेकर मैं आया था कि दारू बंद कर देंगे तो सब बढ़िया हो जाएगा, कहीं तो भी वो भ्रम मेरा टूटने लग गया। दारू तो बंद है, लेकिन सब बढ़िया नहीं हो रहा था। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में? मैं शराब से दूर हूँ, मैं एक ही सर्विस में हूँ, उसके बावजूद भी अंदर में कहीं तो भी अधूरा अधूरापन लगता था, सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। जो रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट, डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ, जिन्होंने हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू का इलाज किया था, तो डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने ही पहली बार हमको एक शराबी की पहचान बताई थी कि एक शराबी रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट होता है, अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश। तो जब मैं ए में आ गया हूँ, मैं ए में अब शराब से दूर हूँ, उसके बावजूद भी मैं अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश हूँ। तो उसके पीछे के कारण क्या है? लगभग रोज ए की मीटिंग में ओल्ड टाइमर इन चीजों को शेयर करते थे, लेकिन शायद मैं गौर से उसको सुन नहीं पाया, और सुन भी रहा था तो मैं उसको अपनी जिंदगी में लागू पर कर पाने में असफल हो पा रहा था। ओल्ड टाइमर्स बता रहे थे कि शराब की दूरी काफी नहीं है, शराब की दूरी सिर्फ एक शुरुआत है। मगर मैं जिस बीमारी से ग्रसित हूँ वो सिर्फ मेरे मन और शरीर को ही लगी हुई नहीं है, वो मेरी आत्मा को लगी हुई बीमारी भी है। स्पिरिचुअल डिजीज, स्पिरिचुअल मैलेडी कहा गया है, आध्यात्मिक बीमारी। और इसीलिए ये प्रोग्राम सिर्फ दारू बंद करने का नहीं है। दारू बंद करने के बाद में ये प्रोग्राम शुरू होता है अपनी प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनालिटी का, अपने व्यक्तिमत्व में आमूलाग्र बदलाव लाने का। तो ये चीजें मैं सुन रहा था। मगर दोस्तों,
कहीं तो भी वो विलिंगनेस पैदा नहीं हो पा रही थी कि मैं इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करूं। 12 कदमों का प्रोग्राम था। पहले कदम से तो हमारी सिर्फ शराब बंद होती है, लेकिन शराब बंद होने के बाद में अब मुझे आगे के जो 11 कदम है उनको कहीं तो भी समझकर काम करना था। मैं देख रहा था कि शराब की दूरी बढ़ रही है, लेकिन अंदर से मैं असमाधानी हूँ। दूसरी तरफ मेरे रिश्ते वैसे ही खराब हो रहे थे जैसे अल्कोहलिज्म में खराब हो रहे थे। अल्कोहलिज्म में भी मैंने छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए लोगों से रिश्ते खराब किए थे। कोई मुझे समझा नहीं सकता था, कोई मुझे सिखा नहीं सकता था। तो इस तरीके की एक इगोइस्टिक पर्सनालिटी थी। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, मुझे सब मालूम है, मैं सब जानता हूँ, लोग क्या समझाएंगे। बहुत जल्दी मैं इरिटेट होता था किसी ने अगर मुझे समझाने की कोशिश की तो। ना माँ बाप समझा सकते थे, ना दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार। तो छोटी छोटी बातों के लिए मैंने रिश्ते खराब किए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में भी मैं देख रहा हूँ कि मेरे माँ बाप, जैसा मैंने बताया कि मेरी शादी ए में आने के 2 साल के बाद में हुई, तो मेरी अर्ली अर्ली रिकवरी में भी परेशान मेरे माँ बाप ही थे, और अल्कोहलिज्म में भी परेशान मेरे माँ बाप ही थे। तो अब मैं ए में आ गया हूँ, उसके बावजूद भी मेरे माँ बाप परेशान। मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं, कोई हर बात को टालने वाला, नकारने वाला। मेरे एटीट्यूड में परिवर्तन नहीं था। मेरी मर्जी, मैं अपनी मर्जी का मालिक। मैं शुरू से ही मैं जैसे मैं जीना चाहता हूँ, मैं वैसे ही जीता था। तो ए में आने के बाद में भी मेरे तौर तरीके वही थे। और इसीलिए दोस्तों मैंने वो फिर अनुभव किया बाद में कि मैं दारू से दूर हूँ, लेकिन मेरे घर के लोग अभी भी खुश नहीं है, वो परेशान है। ठीक वैसे ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लोग भी मेरे से परेशान हो रहे थे। जिस होम ग्रुप का मैं मेंबर था, वहां भी मेरा डोमिनेटिंग जो स्वभाव था, उसकी वजह से मेरे ग्रुप के मेंबर्स परेशान थे। फेलोशिप में लोग परेशान थे। कई ओल्ड टाइमर मेरे से परेशान थे। तो ये सारी चीजें आखिर क्यों हो रही है? मैं अब ए में आ गया हूँ, मैं शराब से दूर हूँ, उसके बावजूद भी मेरे संबंध लोगों से क्यों खराब हो रहे हैं? क्यों अंदर से मुझे अस्थिरता महसूस हो रही है? तो ये सारी चीजें कहीं तो भी आखिरकार मुझे प्रोग्राम की तरफ ले गई। और 4 साल के बाद में मैंने स्टेप्स के लिए एक स्पॉन्सर चुना। आज अपने स्पॉन्सर का मैं आभारी हूँ कि उनकी वजह से मैं अपने आप को जानने का मुझे मौका मिला, और अपने आप को बदलने का भी मौका मिला। हो सकता है कि 100% बदलाव मेरे में नहीं आया हो, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि मैं पहले से बेहतर में, बहुत सारी चीजों में बदलाव मैं खुद अनुभव। जो एक हमेशा मेरी स्थिति अस्थिर, चिड़चिड़ा और नाखुश की थी, अब कहीं तो भी वो नहीं है। ऐसी स्थितियां पैदा हो भी जाती है तो प्रोग्राम को प्रैक्टिस कर कर मैं जल्दी नॉर्मल हो जाता हूँ। तो ये सारी चीजें एक समय के बाद में समझ में आती है दोस्तों। मेरे जैसा शराबी अगर शराब से दूर रहना चाहता है, तो उसको अपनी चित्त शांति पे ध्यान देना ही पड़ता है, मन की स्थिरता पे ध्यान देना ही पड़ता है। खुद हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू भी कहते हैं कि नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोब्राइटी। अभी शराब की दूरी जो है वो तो पहला पड़ाव पार किया है हमने, लेकिन नेक्स्ट फ्रंटियर, अगला जो पड़ाव है, वो है हमारे लिए इमोशनल सोब्राइटी, भावनात्मक संयम, भावनात्मक स्थिरता। अगर मैं दारू के मामले में संयम आ गया है, दारू को आज ना बोल सकता हूं मैं, लेकिन अगर मैं भावनात्मक रूप से अस्थिर हूँ, अभी भी मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, तो ये मेरी सोबरिटी के लिए भी खतरनाक है और सेरेनिटी के लिए भी खतरनाक है। अगर मैं भावनात्मक रूप से अस्थिर हूँ,
तो मैं कभी भी शराब का शिकार बन सकता हूँ। मगर हर बात को शराब से जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। शायद मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन अगर मैंने अपनी इमोशनल सोबराइटी पे, भावनात्मक स्थिरता पे काम नहीं किया, तो मेरा अच्छा खासा दिन खराब हो सकता है, मेरा मूड खराब रह सकता है, मैं अभी भी रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट रह सकता हूँ। और शायद इसी के लिए दोस्तों ये प्रोग्राम कहता है कि बिल्कुल ए ने ये मनाही नहीं की है, या ए में कोई भी इस बात का विरोध नहीं करता कि हमने भौतिक तरक्की के लिए काम नहीं करना चाहिए। जीवन ही हमारा ऐसा है कि बगैर पैसे के कुछ हो नहीं सकता। तो जिंदगी जीने के लिए, अपने लिए या परिवार के लिए, हमको पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए, भौतिक प्रगति के लिए कोशिशें करनी ही पड़ेंगी, मेहनत करनी ही पड़ेगी। मगर जहां तक सवाल है मेरे जैसे अल्कोहलिक का, हाँ। तो ए का हेलो, तो ए का प्रोग्राम दोस्तों यही मुझे सजेस्ट करने की कोशिश करता है कि ये मेरे लिए अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यदि मैं भौतिक प्रगति को, भौतिक तरक्की को ही अपनी पूरी तरीके से एक अपना उद्देश्य बना लेता हूँ, बजाय कि अपने चरित्र निर्माण पे काम करने के, तो कहीं तो भी, या ये आध्यात्मिक ग्रोथ के, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम एक आध्यात्मिक प्रोग्राम है, और वो मुझे सजेस्ट करता है कि मैं रोज के रोज आध्यात्मिक रूप से ग्रोथ करूं, प्रगति करूं, अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करूं। कहीं तो भी मेरी जो बर्बादी की जड़ थी, तो वो मेरा स्वभाव था, मेरा स्वार्थीपन और मेरी आत्म केंद्रितता, रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल। तो जब तक मैं अपने पुराने स्वभाव को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, तो मैं हमेशा तकलीफ में रह सकता हूँ। मैं शराब से दूर रहूंगा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में जो पीस ऑफ माइंड है, मन की जो शांति है, या जो सेरेनिटी है, चित्त शांति है, मैं उसको अनुभव नहीं कर पाऊंगा। और यही सारी चीजें दोस्तों कहीं तो भी ए में सोबराइटी में आने के बाद में भी मुझे वो अनुभव करने को मिली। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है दोस्तों, यहाँ आने के बाद में मुझे सीखने को मिला कि बिल्कुल मुझे अपनी जिंदगी में भौतिक तरीके के लिए भी काम करना ही करना है। बगैर पैसे की जिंदगी चलने वाली नहीं है। अपने जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा सुखमय करना है, आनंद लेना है, तो उसके लिए कोशिशें करनी ही करनी है। लेकिन उसके साथ में मुझे अपनी आध्यात्मिक प्रगति के ऊपर में भी ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि जिस अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से मैं ग्रसित हूँ, उस बीमारी का जो महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है दोस्तों मेरे व्यक्तिमत्व को लगी हुई ये जो बीमारी है। मैं कई प्रकार के चरित्र के दोषों से भरा हुआ इंसान हूँ, और ये जो मेरे चरित्र के जो दोष है, मेरे जो स्वभाव की जो कमजोरियां हैं, इनमें इतनी ताकत है, इतना पावर है कि वो कभी भी मुझे सोब्राइटी के राह से भटका सकती है, कभी भी मुझे फिर दोबारा शराब के अड्डे तक लेके जा सकती है, या फिर मैं शराब से तो दूर रहूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी में अस्थिरता ला सकती है। चाहे वो मेरा अहंकार हो, चाहे वो मेरी लालच हो, चाहे वो मेरा मोर सेक्स की भावना हो, चाहे मेरे अंदर की ईर्ष्या जलन की भावना हो, मेरा गुस्सा हो, मेरा पेटूपन हो, मेरा आलसीपन हो। तो ये जो मेरे स्वभाव के दोष है, या और भी बहुत सारी छोटी छोटी जो शॉर्ट कमिंग्स है, ये मेरी सोबराइटी के लिए बहुत खतरनाक है। और जब मैंने अपने स्पॉन्सर की मदद से चौथे कदम पे अपनी इन्वेंट्री लेनी मैंने शुरू की, अपना लिखना मैंने शुरू किया, तो उसमें मेरे अपने आप की तस्वीर मेरे सामने में नजर आने लग गई।
कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो असल प्रॉब्लम शराब नहीं है। जो बिग बुक चैप्टर 5 में जो साफ तौर पे लिखा है कि लिकर इज ओनली सिम्टम, जो शराब है वो सिर्फ एक लक्षण है मेरी बीमारी का। लेकिन जो मेरे बीमारी की असली जो जड़ है वो मेरा इजम है। इसलिए बोलते हैं कि अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म, मद्य यानी मद्यपान नहीं है। और इसीलिए मेरा जो बेसिक प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है, वो शराब नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ शराब बंद होती, शराब ही मेरा प्रॉब्लम होता, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में भी लोग कई सालों की सोब्राइटी के बाद फिर शराब की तरफ नहीं जाते। और ये इन 18 सालों में मैंने अपनी नजर से देखा है कि कई लोग, कुछ मेरे पहले आए हुए, कुछ मेरे साथ में आए हुए, कुछ मेरे बाद में आए हुए, उनमें से कई लोगों को तो मैंने मैसेज देकर लाया, वो फिर दोबारा शराब की तरफ गए। और कुछ तो उनमें से जिंदा भी नहीं है। कई करीबी लोगों को भी मैंने खोया। एक बचपन का मेरा लंगोटिया यार था, जो किंडर गार्डन कहते हैं हम, बालक मंदिर से मेरे साथ पढ़ा हुआ। तो मैं ए में आने के बाद में मैंने भी उसको मैसेज दिया, और लगभग 3 साल मैं उसको फॉलो अप देते रहा, मगर वो नहीं माना। और आखिरकार उसने एक शहर के तालाब में सुसाइड कर लिया। ऐसे ही अनगिनत लोगों को मैंने देखा कि ए में आने के बाद में भी कुछ कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद, कुछ कई सालों के बाद फिर दोबारा शराब की तरफ गए। और उनमें से कुछ लोग वापस आ गए, मगर कुछ लोग वापस भी नहीं आ पाए। ठीक वैसे ही और भी अन्य लोगों को मैंने देखा कि वो शराब तो नहीं पिए, लेकिन ये जो चरित्र के जो दोष हमारे अंदर होते हैं, उनकी वजह से मैंने उनकी हालत बद से बदतर होते हुए देखा। कुछ लालच के चक्कर में शराब की चपेट में आ रहे हैं। सट्टा, फ्लैटरी, जुआ, इजी मनी, 2 नंबर के काम, इसकी वजह से मैंने कई लोगों को शराब पीते हुए देखा। कुछ अनैतिक संबंधों में फंस के शराब पी रहे हैं। कोई गुस्से की वजह से शराब पी रहा है, छोटी छोटी बातों पे। किसी ने कुछ बोल दिया, मन के हिसाब से नहीं हुआ, दिमाग खराब हो गया, चले दारू पीने। तो कोई अहंकार की वजह से शराब की चपेट में आ रहा है। बहुत अभी बहुत दिन हो गए दारू से दूर है। अब क्या रोज मीटिंग करना, कभी कभार करते जाएंगे, अपने होम ग्रुप की मीटिंग करते जाएंगे। और इस तरीके से जो हमारा अहंकार है, वो हमको धीरे धीरे एक ही मीटिंग से, एक ही फेलोशिप से दूर लेते जाता है। कुछ दिन, कुछ महीने हम शराब से दूर रहते हैं तो हमको ऐसा लगने लगता है कि हमने मीटिंग नहीं की, हम फेलोशिप में नहीं है, लेकिन दारू से तो दूर है। क्योंकि अभी बहुत कुछ रिकवर करना है। शराब से तो दूर हो गए, लेकिन बिजनेस चले गया था, बिजनेस रिकवर करना है, भौतिक तरक्की करनी है, घर के लोगों को सताया रुलाया तो अब उनको सारी सुख सुविधाएं देनी है, मुझे भी जिंदगी का आनंद लेना है। तो एक ही मीटिंग ही करते रहूंगा तो फिर ये चीजें कहाँ से मिलने वाली है। तो ऐसे तमाम प्रकार के अलग अलग विचारों से जब मैं एक ही मीटिंग से दूर होते चले जाता हूँ, और कब ये कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल डिजीज, चतुर चालाक, भ्रम में डालने वाली शक्तिशाली बीमारी हमारा घात कर देती है, पता भी नहीं चलता। तो ये सारी चीजें कहीं तो भी मैं अनुभव कर रहा था। एक तरफ तो था कि शराब से दूरी के बाद में भी समाधान नहीं था, और दूसरी तरफ मैं उन लोगों को देख रहा था कि जो ए में आने के बाद में भी सालों की सोब्राइटी के बाद तकलीफ में है, दारू, कोई शराब पी रहा है। और ये जो चीजें थी दोस्तों, इन्हीं चीजों ने मुझे कहीं तो भी प्रोग्राम लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं ऐसे ओल्ड टाइमर्स को देख रहा था कि जो बाकी लोगों से अलग है, जो प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके चेहरे पे एक चमक मैं देख रहा था, उनके अंदर में एक स्थिरता को मैं देख रहा था कि तमाम समस्याओं के बावजूद वो हंस रहे हैं,
स्थिर चित्त होकर बात कर रहे हैं। कुछ ओल्ड टाइमरों से तो मेरे भी पंगे हो गए थे, एक ही काम में, एक ही प्रोग्राम के हिसाब से। मगर मेरा जो डोमिनेटिंग स्वभाव था, लोगों की गलतियां निकालना, लोगों को ब्लेम करना, तो मैंने ओल्ड टाइमरों से भी कई बार तू मैंने की। मगर मैं उनका रिएक्शन देखता था कि वो मेरे से बदला लेने की भावना नहीं रखते थे। वो बड़ा दिल करके मुझे माफ करते थे। वो अनुभवी लोग थे और मेरी चीजों से वो परेशान नहीं होते थे। तो मैं भी चाहता था कि इसी तरीके की स्थिरता मेरे अंदर में भी आए। मगर उसका रास्ता एक ही था, और वो था दोस्तों ये 12 कदम। तो जब मैंने 4 साल के बाद में स्पॉन्सर चुना, स्पॉन्सर के मार्गदर्शन में मैंने अपनी चौथे कदम की इन्वेंट्री ली, सारा कच्चा चिट्ठा मेरे सामने में आ गया कि प्रॉब्लम सिर्फ शराब नहीं है। मेरा असल प्रॉब्लम मेरा अपना व्यक्तिमत्व है, मेरे चरित्र के दोष है, मेरे स्वभाव की कमजोरियां है, मेरा एटीट्यूड है। और यदि मैंने इसमें अभी भी बदलाव नहीं लाया, तो मैं फिर दोबारा कभी भी दारू के अड्डे पे दिख सकता हूँ। और मान लो कि एक ही सेवा में रहने की वजह से, एक ही फेलोशिप में रहने की वजह से शराब जिंदगी में नहीं भी आएगी, तो भी ये जो मेरे स्वभाव दोष है, ये मुझे चैन की नींद लेने नहीं देंगे। मुझे सोब्राइटी तो मिलेगी, शराब की दूरी तो मिलेगी, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, सेरेनिटी नहीं मिलेगी। तो यही तो चीजें शुरुआती दिनों में मैं ये जो अनुभव कर रहा था। तो कहीं तो भी जब मैंने अपने चौथे कदम की इन्वेंट्री ली और 5वें कदम में स्पॉन्सर के साथ बैठ के ये सारी चीजें डिस्कस की, तब पता चला दोस्तों कि मैं अंदर से पूरी तरीके से एक बर्बर इंसान हूँ। मैं खुन्नस से भरा हुआ हूँ। मैं एक बेईमान इंसान हूँ। मैं एक स्वार्थी इंसान हूँ। मैं एक मतलबी इंसान हूँ। और यही वजह है कि यही चीजें मुझे शराबी बनाने के लिए भी कारगर थी। और मेरी जिंदगी में अगर भविष्य में अगर शराब आनी है, तो इन्हीं चीजों की वजह से आ सकती है। तो पुराने दिन याद आए कि कैसे ये जो मेरा कैरेक्टर था, ये मुझे शराबी बनाने में मददगार साबित हुआ। मेरे घर में जब मैंने बर्बादी देखी शराब की, और बाहर भी मैंने कई लोगों को मरते बर्बाद होते हुए देखा, तो उसके बावजूद फिर मैं शराब की तरफ क्यों गया? मेरा ईगो वहां कहीं तो भी काम कर रहा था। मेरा जो अहंकारी व्यक्तिमत्व था, अभिमानी व्यक्तिमत्व जो था, जो मुझे ये फील करवाता था कि मैं आई एम डिफरेंट, मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। तो मुझे ऐसा ही लगता था कि बाकी लोगों की बर्बादी हुई है, मेरी नहीं होगी। मैं बाकी के लोगों के जैसा नहीं हूँ। और शुरू शुरू में मैं बोलता भी था, जब लोग समझाते थे, अपना ऐसा है क्या, मैं बाकी के लोगों के जैसा हूँ क्या? और जब ये चीजें फिर होने भी लगी दूसरों के जैसी, तब भी मैं मानने को तैयार नहीं। तो ये बात समझ में आई कि प्रॉब्लम सिर्फ शराब में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे चरित्र के दोषों में भी है, मेरे अहंकार में, मेरे अहंकारी स्वभाव में है, कि मैं सुनने को ही तैयार नहीं हूं, मैं मानने को ही तैयार नहीं हूं। और मेरे इस अहंकारी चरित्र ने ही मेरा नुकसान किया है। इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो पूरा प्रोग्राम है, वो दोस्तों एक शब्द पे बहुत फोकस करता है, और वो है विनम्रता। हमारी सेवंथ स्टेप जो है, 7वां कदम, वो पूरा विनम्रता के ही इर्द गिर्द घूमता है। कितना मैं हम्बल हो सकता हूँ। और मेरे जैसा अल्कोहलिक, एक लिटरेचर में साफ तौर पर लिखा है कि जब तक वो हम्बल नहीं होगा, उसको शराब की दूरी भी नहीं मिलेगी। पहले कदम में जब मैं विनम्र होता हूँ, चाहे मैं अ, मन से न हो, दिखावे के लिए ही करूँ, लेकिन मुझे विनम्रता दिखानी ही पड़ती है कि मैं शराब के सामने में 100% पावरलेस हूँ।
और मेरी बर्बादी हो चुकी है। हम एक्चुअली शराब के मामले में अपना सर नहीं झुका रहे। कहीं तो भी मेरे अहंकार को, ये मेरा अहंकार का टूटना है। 12 कदमों को ईगो डिप्रेशन स्टेप्स कहते हैं। मेरे अहंकार की हवा निकालने वाले कदम। तो यहाँ मेरा जो घमंड टूट रहा है, वो शराब के सामने में नहीं टूट रहा है। एक्चुअली ये मेरा अहंकार टूट रहा है शराब के सामने में। पहले कदम से मेरे अहंकार के टूटने की शुरुआत होती है। और वही दोस्तों एक प्रकार की विनम्रता भी है कि नहीं, अब मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ। विनम्रता का मतलब दोस्तों ये में सिर्फ मीठी मीठी बातें करना, झुक के अदब से बातें करना, इतना ही नहीं है। अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना भी विनम्रता है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में मेरे जैसा जो शराबी है, सबसे पहले अपनी इस वास्तविकता को कबूल करता है। और अगर कबूल नहीं करेगा तो वो सोबर ही नहीं रह पाएगा। ए में आने के बाद में भी जो बार बार शराब पीते हैं, तो एक ओल्ड टाइमर बताते हैं कि तेरे 1000 कारण होंगे शराब पीने के, तू गिनवा रहा है, मगर ए के मुताबिक कारण एक ही है कि तूने 100% सरेंडर नहीं किया है। इसलिए विनम्रता आई नहीं है, घमंड टूटा ही नहीं है कि इस बात को हम कबूल कर ले, इस वास्तविकता को कबूल कर ले कि हम कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकते, हम शराब को हैंडल नहीं कर सकते। तो बगैर विनम्रता के कोई भी अल्कोहलिक सोबर ही नहीं हो सकता। और वहां से ही शुरुआत होती है। आगे जैसे जैसे मैं एक एक कदम पे, स्टेप पे काम करता हूँ, मेरा घमंड टूटते चले जाता है। और मेरे अंदर में एक सही मायने में जो विनम्रता है, हम्बलनेस है, वो आते रहता है। दूसरे कदम में, तीसरे कदम में घमंड टूटता है कि जो मुझे लगता है कि सब मेरे हाथ में है, सब मेरे हिसाब से होगा, मैं जो चाहता हूँ वैसा होगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आगे में मेरा घमंड वहां टूटा। शराब से दूर होने के बाद में भी मैं देख रहा था कि मेरी शादी जुड़ नहीं पा रही है। 6 महीने में ही मेरी एक एंगेजमेंट हो गई थी। और उसकी खबर देकर मैं सबको खबर देके शाम को घर पहुंचा, तो घर के लोगों ने बताया वो एंगेजमेंट तो कैंसिल कर दी है। उसके बाद 2 साल के बाद कोई लड़की देखा। वो घर घर देखने के लिए आने वाले थे लड़की के यहाँ के लोग, वो नहीं आए 1 महीना। तो मैंने बीच के आदमी को पूछा कि क्या हुआ। तो बोले तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने बोला मैंने क्या किया। तो बोले वो लोग तो घर देखने के लिए आए थे, तुम पीके पड़े थे, जबकि मैं 2 साल से ए में था, सोबर था। और उसके बावजूद भी लोगों ने मेरे बारे में रिपोर्टिंग किया था कि वो पीके पड़ा होगा। मेरा काम धंधा ठीक नहीं हो पा रहा था, लोग नहीं अपना पा रहे थे, कर्जे चुकता नहीं हो पा रहे थे। तो वहां कहीं तो भी मेरा घमंड, कहते थे। कभी हम एक एक कदमों को स्वेच्छा से लेते हैं, और कभी हमको मजबूरी में लेना ही पड़ता है, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। तो मुझे भी अपनी जिंदगी में एम में आने के बाद में तीसरा कदम मजबूरी में ही लेना पड़ा कि शादी जोड़ना मेरे हाथ में नहीं है। मुझे पता नहीं, कबूल कर लो, जैसी परिस्थिति है वैसी कबूल कर लो। तो ए का प्रोग्राम ही है चुका आणि शिका। हम गलतियां करते हैं और सीखते हैं, बस ए में बने रहे, तो धीरे धीरे ये आध्यात्मिक अनुभव हमको आते रहते हैं। टचस्टोन ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ कहते हैं। जब हम दर्द से गुजरते हैं तो ही हमको आध्यात्मिक अनुभव आते हैं। तो मैंने भी अपनी जिंदगी में ये उतार चढ़ाव देखे, और तब वहां से मुझे सीखने को मिला दोस्तों कि सिर्फ शराब की दूरी काफी नहीं है। अब मुझे कहीं तो भी अपने व्यक्तिमत्व को बदलने के लिए काम करना पड़ेगा।
स्पॉन्सर साथ में है ही, ए का प्रोग्राम साथ में है ही, 12 कदमों का साथ भी मेरे साथ में है ही। स्पॉन्सर से 12 कदम समझ लिए हैं। अब मुझे उस पे काम करना है, मुझे उस पे प्रैक्टिस करना है। चौथे पांचवें कदम पे मेरी बीमारी का डायग्नोसिस हो गया है। जैसा तबीयत खराब होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सारी टेस्ट करवा लेता है, सीटी स्कैन, ईसीजी और न जाने क्या क्या। और उसके बाद बीमारी का डायग्नोसिस होता है। तो चौथे पांचवें कदम के बाद में मेरी बीमारी का डायग्नोसिस हो गया कि मैं एक आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित इंसान हूँ। प्रॉब्लम मेरे व्यक्तिमत्व में है, मेरे चरित्र में है। मैं चरित्र के दोषों का पुतला हूँ, और वो इतने शक्तिशाली है कि वो फिर दोबारा मुझे दारू के अड्डे पे ले जा सकते हैं। या मैं दारू नहीं भी पीऊंगा तो मेरी जिंदगी को वो बद से बदतर बना सकते हैं। मैं अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश रह सकता हूँ। और यदि मैं नहीं रहना चाहता, ये कहती है कि हैप्पी जॉयस फ्री, खुश, आनंदित और मुक्त रहना चाहता हूँ, तो मुझे अपने व्यक्तिमत्व पे काम करना पड़ेगा। मुझे अपने कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा। पैसा तो कमाना है ही, भौतिक तरक्की तो करनी ही है, लेकिन वो मेरी जिंदगी का मकसद न बन जाए। मुझे कंफर्ट चाहिए, हाँ, मुझे मेरी जिंदगी में ऐश चाहिए, आराम चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, एक बेहतर इंसान बनने के लिए। मगर वही मेरी जिंदगी का अगर एम बन जाए, तो फिर मैं भौतिक भौतिक तरक्की, भौतिक सुखों के पीछे पागल होके कब मैं शॉर्टकट रास्ते अपनाना चालू कर दूंगा, कब मैं इजी मनी के फेर में फंस जाऊंगा, और कब मेरा कहीं तो भी घात हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो भगवान की कृपा से, एक ही फेलोशिप में रहने की वजह से, ओल्ड टाइमरों के स्पॉन्सर के टच में रहने की वजह से मेरे हाथों से वो गलतियां नहीं हुई जो मैंने और सदस्यों के जीवन जिंदगी में मैंने देखा। आर्थिक फ्रंट पे कहीं तो भी बहुत तकलीफें मैंने भोगी। मेरा गुडविल, मेरे धंधे का गुडविल खराब हो चुका था। एक अच्छे व्यवसाय में था मैं, प्रोफेशन में, और हर प्रोफेशन का एक गुडविल होता है, तो वो पूरा गुडविल खराब करके आया था मैं। तो वापस वो सब हासिल करने के लिए मुझे कई साल लग गए। ए में आने के बाद में भी आर्थिक फ्रंट पे मेरे हाल बड़े बुरे थे, कई सालों तक रहे। लेकिन लगातार ए के संपर्क में होने की वजह से कहीं तो भी मैं इजी मनी के चक्कर में नहीं गया। प्रोग्राम अपने अनुभव से भी सीखने का है और दूसरे के अनुभव से भी सीखने का है। तो मैंने देखा कि कैसे लोग इजी मनी के चक्कर में कर्जे में फंस जाते हैं, या बड़ी और दुविधाओं में फंस जाते हैं। फिर उनकी जिंदगी में शराब आती है, या फिर शराब नहीं पीते लेकिन बाकी तकलीफों में फंस जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, मैं उन चीजों से बचे रहा। धीरे धीरे मेरा काम धंधा ठीक होने लगा, धीरे धीरे लोगों से संबंध ठीक होने लगे। ए के तत्वों को, ए के प्रोग्राम को मैंने अपने काम धंधे में, अपनी निजी जिंदगी में कहीं तो भी लागू करने की धीरे धीरे कोशिश की। ईमानदारी से मैंने काम करने की कोशिश की। अपने लालच पे कहीं तो भी नियंत्रण रखा, क्योंकि जब हम परेशानियों में रहते हैं, हमको गरज रहती है, तो हमारा मन लालच की तरफ ज्यादा जाता है। कहीं से तो भी शॉर्टकट में, कम समय में, बगैर मेहनत का ज्यादा से ज्यादा कैसे हासिल किया जाए। लेकिन ये चीजें कब हमको तकलीफ में डालेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती दोस्तों। हम इजी मनी के चक्कर में फंस तो जाते हैं, लेकिन कई बार उससे भी बड़ी तकलीफ में हम फंस जाते हैं। और दोस्तों, उन चीजों से कहीं तो भी मैं बचे रहा। अल्कोहलिक में रहने की वजह से ही दोस्तों, बहुत सारी चीजें अचानक हमको अलर्ट कर देती है। समझ में आता है कि मैं अगर गलत ट्रैक पकड़ रहा हूँ या गलत विचार मन में आ रहे हैं, तो ये मेरे लिए घातक है। सोबराइटी के 7वें साल में मैं अच्छा ए में था, ए में सर्विस कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी दोस्तों, ये जो कहीं तो भी कई प्रकार के जो चरित्र के दोष है, उसमें
एक वासना भी हमारे अंदर में होती है। तो अपोजिट सेक्स के आकर्षण में मैं अचानक उसमें फंस गया था। अचानक किसी लेडी का कॉल आया, और फिर वो बातचीत करते करते फिर मैसेज टू मैसेज। उस वक्त मेरे पास में एक सादा फोन था, एंड्रॉयड फोन नहीं थे। 2010 की बात होगी। तो बटन वाला सादा फोन था। और कैसे दोस्तों, मैं वो सिर्फ एंजॉय करने के लिए, मजा लेने के लिए मैं मैसेज टू मैसेज उस वार्तालाप में मैं फंस गया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई आगे तो बढ़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं मैसेज टू मैसेज मजा ले रहा हूँ। मगर कुछ दिनों के बाद में मैं कैसे उन विचारों में ज्यादा फंसने लग गया, कैसे मुझे और आगे बढ़ने की चीजें मन में आने लगी, पता भी नहीं चला। और मैं कहीं तो भी अपने पार्टनर के साथ में नाइंसाफी कर रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ, ये चीजें मन में आ ही नहीं रही थी। ए में होने के बावजूद, ए के प्रोग्राम में, ए की सर्विस में होने के बावजूद भी हमारे चरित्र के दोस्त इतने पावरफुल रहते हैं, कब वो हमको गिरफ्त में लेंगे कोई गारंटी नहीं रहती। मगर दोस्तों, भगवान की असीम कृपा है कि ए में रहने की वजह से ही अचानक कुछ दिनों के बाद में मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। और दोस्तों, मैंने बिल्कुल वो चीज वहीं पे रोक दी। भगवान की कृपा से मैं बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हुआ था। बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने के पहले ही, या कोई समस्या पैदा होने के पहले ही, मैं उस प्रकरण से कहीं तो भी अपने आप को हटा पाया। मगर मुझे सबक मिल गया कि जो कहते हैं कि यदि मैंने अपने कैरेक्टर पे काम नहीं किया, मेरे अंदर में जो स्वभाव दोष भरे हुए हैं उन पर अगर मैंने काम नहीं किया, तो वो कभी भी मेरी विकेट ले सकते हैं, कभी भी मैं इनमें फंस सकता हूँ। मेरा अहंकार कभी भी जाग सकता है। मेरे अंदर की लालच, इजी मनी के चक्कर में, दो पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में कभी भी बड़े किसी तकलीफ में मुझे फंसा सकती है। अगर मैं अपने गुस्से पे काम नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा गुस्सा एक आध दिन बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। सिर्फ शराब ही पीऊंगा ये भी नहीं, मेरे रिश्ते हमेशा के लिए खराब कर सकता है। मेरी मानसिकता का हमेशा वो खराब करके रख सकता है। अगर मैं काम वासना से पीड़ित हूँ, मोर सेक्स के विचारों से पीड़ित हूँ, तो ये चीज भी मेरे लिए घातक है। मैं कभी भी किसी अनैतिक संबंधों में फंस सकता हूँ। और ये सारे उदाहरण मेरे सामने में थे कि कैसे अनैतिक संबंधों में फंस के एक शराबी अपनी अच्छी खासी सोब्राइटी को बर्बाद कर रहा है। घर है, परिवार है, सब कुछ है, काम धंधा है, मगर इस कैरेक्टर डिफेक्ट की वजह से वो आदमी सोबर ही नहीं हो पा रहा। ऐसे उदाहरण मेरी नजर के सामने में थे। और उसके बावजूद जो एक मेरे जैसे शराबी की एक विकृति ही कहे, उसको लगता है कि वो सब मैनेज कर देगा। एक सोब्राइटी का एक बहुत बड़ा अहंकार रहता है कि अपन संभाल लेंगे, अपन ये भी कर सकते हैं, अपन वो भी कर सकते हैं। हर चीज एक ए में मिक्स करने की जरूरत नहीं है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में तो अपन सिर्फ शराब बंद करने के लिए आए हैं, अपन कोई साधु संत बनने के लिए थोड़ी आए हैं। और ये जो सारा प्रोग्राम बता रहे, कैरेक्टर बिल्डिंग, विनम्रता, ये का प्रोग्राम साधु संत बनने का प्रोग्राम थोड़ी है। मगर दोस्तों, हम साधु संत जरूर नहीं बन सकते, वी आर नॉट सेंट। लेकिन एक अच्छा इंसान हमको बने रहना ही पड़ता है। क्योंकि यदि मैं अच्छा इंसान बनने की अगर कोशिश ही ना करूं, तो ये चरित्र के दोष कब मेरे पे हावी हो जाएंगे, और कब मेरे से गलत काम करवा देंगे, कब मैं किसी बड़ी तकलीफ में फंसूंगा, कोई गारंटी नहीं है। ये बीमारी का ही पार्ट है, जिसको कहते हैं कि ये कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल डिजीज है। चतुर, चालाक, भ्रम में डालने वाली और शक्तिशाली बीमारी। तो मेरे जो चरित्र के दोष है वो मेरी बीमारी से ही जुड़े हुए हैं, मेरे इजम से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए कहीं तो भी यदि मैं सोबर रहना चाहता हूँ, वो भी परमानेंट सोबर,
हमारी हमारा प्रोग्राम वन डे एट ए टाइम है, लेकिन हमारी जिंदगी का गोल परमानेंट सोब्राइटी ही है। क्योंकि यदि मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, और मैं जमीन चाट के आया हूँ, मेरी बर्बादी हो चुकी है, तो मैं फिर दोबारा दारू की तरफ में जाना चाहता ही नहीं। यदि मैं अभी भी डिनायल में हूँ, अपना तो उतना नहीं है बॉस, तो फिर दारू कभी भी आ सकती है। ये का प्रोग्राम कहता है कि किसी प्रकार का रिजर्वेशन दिमाग में नहीं है, होना चाहिए, 100% सरेंडर होना चाहिए। तो हमारा जो उद्देश्य है वो परमानेंट सोब्राइटी है, कि हम कभी दोबारा दारू पीना नहीं चाहते। हाँ, हम काम वन डे एट ए टाइम ही करते हैं, लेकिन शराब की दूरी के अलावा मुझे आज की मेरी जो जिंदगी है वो खुशनुमा भी बनानी है, उसमें जीने का आनंद आना चाहिए। यदि मैं सिर्फ शराब से दूर हूँ, लेकिन जीने का आनंद नहीं है, जॉय ऑफ लिविंग नहीं है, मैं अभी भी वही अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश हूँ, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट, तो उसके पीछे का कारण अब शराब नहीं है। क्योंकि शराब तो कई सालों पहले बंद हो चुकी है। शराब पीते वक्त मेरी स्थिति थी ये, लेकिन अब जब मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, और अभी भी अगर मैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट हूँ, अस्थिर हूँ, चिड़चिड़ा हूँ, नाखुश हूँ, डरा हुआ हूँ, तो उसका जो दोष है वो मेरे अपने व्यक्तिमत्व पे है। कहीं तो भी मैंने अपने उन दोषों पे काम करना नहीं चाहा, और इसीलिए दोस्तों मेरी स्थिति ऐसी है। तो ये सारी चीजें जब मुझे समझ में आई, एक एक दिन के आधार पे दोस्तों मैंने अपने चरित्र निर्माण पे, अपने कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करना शुरू किया। बहुत ज्यादा लालच पहले से ही नहीं थी, मगर लालच के विचार जरूर आते थे, और लगता था कि यार 2 पैसे ज्यादा कमाना चाहिए। 2 साल के बाद में मेरी शादी हुई, 2 साल के बाद उसके बाद फिर बच्ची हुई, और उसके बाद में एक और लड़का भी हुआ। तो जरूरतें बढ़ती हैं, और ऐसा लगता है कि जब फिर जरूरतें जब पूरी होती रहती है तो कुछ नहीं लगता, लेकिन जब जरूरतें पूरी नहीं होती तो आदमी को लगता है कि और ज्यादा कमाना चाहिए, जो और ज्यादा कुछ सोचना चाहिए। लेकिन दोस्तों यही वो अलर्ट पॉइंट रहता है कि जहां मुझे सावधान रहना पड़ता है, वहां मुझे हमेशा अपनी सोबराइटी का ख्याल पहले रखना पड़ता है। सोबराइटी कम फर्स्ट। आज जो कुछ भी है वो मेरे सोबर रहने की वजह से है। मैंने अगर अपनी सोबराइटी को ही दांव लगा दिया, और अगर मेरी सोबराइटी चली गई, तो ये सारी जो चीजें आज मिली है वो भी जाने वाली है। और इसीलिए दोस्तों मेरे जैसे अल्कोहलिक को सबसे पहले अपनी सोबराइटी पे फोकस करना पड़ता है। यदि मैं सोबर रहूंगा तो बाकी की भी चीजें देर सवेर मिलने वाली है, और मेरे साथ में भी रहने वाली है। मगर मेरे जैसे जो अल्कोहलिक को संयम नहीं रहता, समाधान नहीं रहता। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो प्रोग्राम है, मेरे स्पॉन्सर ने एक बार बोला था कि बिल्कुल ये प्रोग्राम हमको ये सिखाता है कि फाइनेंशियल प्रोग्रेस या फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन, ये हम डे टू डे लाइफ में अनुभव करते हैं कि हम इन्हीं चीजों से जूझते रहते हैं। आज भी मुझे होती है प्रॉब्लम, कई बार जरूरत के हिसाब से पैसा नहीं आता, कमाई नहीं होती, तो दिमाग तनावग्रस्त हो जाता है, और फिर वो विचार, लालच के विचार शुरू हो जाते हैं, शॉर्टकट के विचार शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम साथ में होने की वजह से कहीं तो भी गलत दिशा में कदम नहीं जाते। मुझे अपनी सोबराइटी का ख्याल आता है, दूसरों के अनुभवों का ख्याल आता है कि कैसे दूसरों के साथ में घात हुआ, वो चीजें मेरे साथ में नहीं होनी चाहिए, और मैं फिर अलर्ट हो जाता हूँ। तो फाइनेंशियल प्रोग्रेस या फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन, इन चीजों पर कहीं तो भी मुझे काम करना पड़ता है। मेरी जो जरूरतें हैं वो कभी पूरी होने वाली नहीं है हमेशा, तो मुझे समाधानी रहना सीखना पड़ेगा। जिंदगी जैसी है वैसी कबूल करना, ईश्वर की इच्छा को मानना, सब कुछ मेरे मन के मुताबिक नहीं होगा। यदि मैं अपनी ही मन की इच्छा लगाते रहूंगा जैसे मैं पहले लगाते रहता था,
तो हमेशा तो मेरे मन के मुताबिक नहीं होगा। जब तक मेरे मन के मुताबिक होता है मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही मेरे मन के खिलाफ काम शुरू हुआ तो मैं तनावग्रस्त हो जाता हूँ। तो कहीं तो भी एक प्रोग्राम ने मुझे सिखाया कि मुझे समाधानी रहना पड़ेगा, अपनी कोशिशें लगातार करते रहनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मेरे मन के मुताबिक परिणाम नहीं आते हैं तो जिंदगी में मुझे समाधानी रहना ही पड़ेगा। तो फाइनेंस के मामले में भी मुझे आज कहीं तो भी, यदि मेरे मन के मुताबिक चीजें नहीं हो रही है तो मुझे समाधानी रहना पड़ता है। मेरी जो जरूरतें हैं तो कहीं तो भी उनको सीमित करनी पड़ती है। यदि मैं उनको सीमित नहीं कर पाया तो हो सकता है कि मैं भी बाकी के लोगों के जैसा उस रास्ते पे बह जाऊं, पैसों की अंधी दौड़ में बह जाऊं, या मेरा और कोई नुकसान हो जाए। तो धीरे धीरे एक ये प्रोग्राम में आने के बाद में ये चीजें दोस्तों मुझे भी समझ में आई कि क्यों ये प्रोग्राम कहता है कि मुझे अपनी आध्यात्मिक प्रगति पे ध्यान रखना पड़ता है, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ता है, पुराने स्वभाव को कहीं तो भी चेंज करना पड़ता है। चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग में यही चीजें ये में सीखने को मिली दोस्तों, कि जो भी बुरी चीजें हैं स्वभाव की, उसको कहीं तो भी कम कम करते रहना पड़ेगा, मिनिमाइज करते रहना पड़ेगा। एक दिन के आधार पे ये प्रोग्राम हमको ये सारी चीजें सिखाता है, वो शक्ति भी देता है। हम दारू के मामले में विल पावर नहीं लगा सकते, लेकिन अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें हासिल करने के लिए, अपने स्वभाव को कहीं तो भी अच्छी दिशा देने के लिए जरूर विल पावर का उपयोग किया जा सकता है। यदि मेरे मन में लालच आ रही है तो मैं एक दिन के हिसाब से उस लालच पे काम कर सकता हूँ। आज मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे मन में आज लालच नहीं आती, मेरे मन में वासना के भाव नहीं आते, ईर्ष्या नहीं आती, अहंकार नहीं जागता, गुस्सा नहीं आता। ये सारी चीजें आज भी हैं, बिल्कुल काम कर रही है। लेकिन इस प्रोग्राम की वजह से कहीं तो भी मैं जल्दी ही अलर्ट हो जाता हूँ, वापस अपने आप को पुरानी जगह, स्थिर जगह लेके आने की कोशिश करता हूँ। और जिसकी वजह से दोस्तों मैं देखता हूँ कि जैसी गलतियां पहले होती थी, और उन गलतियों की वजह से मेरे से लोग दुखी होते थे, लोग नाराज होते थे, रिश्ते खराब होते थे, कुछ काम गलत मेरे हाथों से हो जाते थे, और मैं कहीं तो भी दुखी रहता था, डरा रहता था। तो उन चीजों में आज कहीं तो भी कमी आई है। जानते अनजानते गलतियां आज भी कभी कभार हो जाती है, मगर उसके लिए भी एक ही प्रोग्राम ने मुझे एक लाइफ स्टाइल दी है कि रोज के रोज मैं अपनी इन्वेंट्री लूं, सुबह भगवान से प्रार्थना करूं कि भगवान आज के दिन मुझे गलत काम से बचा, आज के दिन किसी का दिल दुखाने से मुझे बचा, आज के दिन मैं एक उपयोगी जिंदगी में जीऊं। और सुबह की प्रार्थना में ये चीजें करने के बाद में भी अगर मेरे से कोई गलती हो भी गई तो मैं अपनी इन्वेंट्री लूं, तुरंत उसको स्वीकार कर लूं कि हाँ, मेरे हाथ से गलती हुई है, और अगर संभव हो तो उसकी भरपाई करने की कोशिश करूं। और सही में ये जो फार्मूला है दोस्तों, वन डे एट ए टाइम का, जब मैं इस पर काम करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझे आज वो ज्यादा बेचैनी महसूस नहीं होती। आज मैं अंदर से कहीं तो भी अपने आप को पीसफुल महसूस करता हूँ। पहले जिंदगी एक बैटल ग्राउंड थी, एक लड़ाई का, जंग का मैदान थी। हर किसी से लड़ना है, और मुझे लगता था कि मैं हक के लिए लड़ रहा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, मैं ही सही हूँ। तो हर किसी से उलझना, हर किसी से लड़ना मेरे हिसाब से होनी चाहिए चीजें, घर में भी, काम धंधे पे भी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी। और इसका नतीजा यही था कि ना मैं खुद खुश था, ना मेरे से जुड़े हुए लोग खुश थे, ना मैं खुद जी रहा था, ना मैं लोगों को जीने दे रहा था। हर जगह मेरा डोमिनेशन था। मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा होना चाहिए। लेकिन जैसे ही दोस्तों मैंने अपने कैरेक्टर पे काम किया, जैसे ही मैंने इन कदमों पे काम किया,
कि मैं पीपल प्लेसेस सिचुएशन को बदल नहीं सकता। व्यक्ति परिस्थिति चीजों पे मेरा वश नहीं चलता। सब कुछ मेरे मन के हिसाब से नहीं होगा। तो ये जो मेरे सोच में परिवर्तन आया, उसके बाद में जब मैंने इसको अपने जिंदगी में लागू किया, तो आज मैं देखता हूँ दोस्तों कि मैं पहले से ज्यादा अंदर से पीसफुल महसूस करता हूँ। अभी जिंदगी बैटल ग्राउंड नहीं बनी। अभी हर किसी से लड़ना, हर किसी से उलझना, अपनी चीजों को थोपना, ये चीजें अब नहीं है दोस्तों। अब चरित्र के दोष अगर हावी होते हुए नजर भी आए, तो भी अब मैं जानता हूँ कि ये मेरा घात कर सकते हैं। तो पहले की तुलना में अब मैं बहुत जल्दी कहीं तो भी वापस ट्रैक पे आ जाता हूँ। और शायद यही वजह है दोस्तों कि ये चीजें मुझे सोबर रहने में मदद करती है। शराब से दूरी, मगर उसके साथ साथ कैसे मैं अपनी जिंदगी में आज के दिन वन डे एट ए टाइम पीसफुल रहूं, चित्त शांति से भरा रहूं, स्थिर रहूं, इसमें भी ये चीजें आज मुझे मदद कर रही है। इसीलिए दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो प्रोग्राम कहता है कि शराब की दूरी के बाद में मुझे अपने कैरेक्टर बिल्डिंग पे, अपने चरित्र निर्माण पे, यानी कि अ, अच्छी चीजें अपने अंदर डेवलप करना, उनको बढ़ावा देना, और एक आध्यात्मिक प्रगति के रास्ते पे चलना क्यों जरूरी है, मैं आज इसको महसूस करता हूँ। और मैं भी इसी प्रोग्राम को एक दिन के आधार पे लेने की कोशिश करके एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आपने सुन लिया, धन्यवाद, थैंक यू।